Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Today is the second part of drugs used in gout and topic is drugs used in acute gout. So let's start. Acute gout की ट्रीटमेंट में पेशेंट के लिए मोस्ट प्रेफरेबल ड्रग्स एनसिड्स होती हैं. अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं और इन ड्रग्स की जो निमोनिक बनाई है वो नेम एनसिड में ही है. सो N नेपरोक्सिन, I इंडोमेथासिन, I ibuprofen, D डिक्लोफेनिक एंड C कैलीकॉक्सिब. सो कैलीकॉक्सिब वर्ड में ही कॉक्स आ रहा है तो आपने याद रखना है कि ये सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर है और ये ड्रग उन पेशेंट्स में प्रेफर की जाती है जिनमें GI इरिटेशन हो, अल्सर्स वगैरह हों. सो हमने ये तो देख लिया है कि एनसिड्स जो है वो मोस्ट प्रेफरेबल हैं और एनसिड्स में भी इंडोमेथासिन मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है. Now the mechanism of action of NSAIDs, they will block cyclooxygenase 2 which is responsible for producing prostaglandins. तो अब जब NSAIDs ने COX-2 को ब्लॉक कर दिया है तो प्रोस्टाग्लैंडिन कम प्रोड्यूस होंगे जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कम होगी और साथ ही साथ ये यूरेट क्रिस्टल्स की फेगोसाइटोसिस को भी रिड्यूस कर देते हैं. तो जब फेगोसाइटोसिस नहीं होगी तो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स भी नहीं आएंगे जिस वजह से मजीद इन्फ्लेमेशन नहीं होगी. तो मेनली NSAIDs का यही काम था कि पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करना है. अगर एनसिड्स की टॉक्सिसिटी हो जाए तो रीनल डैमेज होगा, GI इरिटेशन होगी, देन उस केस में कैलीकॉक्सिब सेफर होगी फॉर GI और इंडोमेथासिन के केस में बोन मैरो सप्रेशन हो जाएगी. सो अब थोड़ा थोड़ा इन ड्रग्स को देख लेते हैं. सबसे पहले इंडोमेथासिन, हमने कहा था ये मोस्ट प्रेफरेबल एनसिड है फॉर एक्यूट गाउट और इसकी टॉक्सिसिटी में बोन मैरो सप्रेशन, हेडेक और रीनल इंजरी हो सकती है. द नेक्स्ट ड्रग इज नेपरोक्सिन. इट इज़ अल्टरनेटिव फर्स्ट लाइन विद बेटर टॉलरेंस. इसकी सेफ्टी प्रोफाइल बेटर होती है, इसके GI, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हेडेक रिलेटेड साइड इफेक्ट्स कम होते हैं. देन नेक्स्ट ड्रग इज डिक्लोफेनिक. अगर मेन टारगेट इन्फ्लेमेशन को कम करना है तो फिर ये इफेक्टिव होती है और हाई डोसेस में ये हेपेटोटॉक्सिक होती है और गैस्ट्रिक इरिटेशन कर देती है. देन आइब्यूप्रोफेन, इसको तब प्रेफर किया जाता है जब माइल्ड या मॉडरेट केसेस हों और इसकी सेफ्टी प्रोफाइल बेटर होती है, इसके इतने साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से GI अपसेट होता है और रीनल डैमेज सिर्फ उस वक्त होता है जब हाई डोजेज होती हैं इसकी. नेक्स्ट ड्रग इज कैलीकॉक्सिब. इट इज़ सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर और ये अल्सर पेशेंट्स में प्रेफर की जाती है जब GI रिस्क ज़्यादा हो जाता है. इसकी टॉक्सिसिटी में कार्डियोवास्कुलर रिस्क इंक्रीज कर जाते हैं. नेक्स्ट ड्रग इज कोल्चिसिन. अब ये कब प्रेफर की जाती है? एक्यूट गाउट अटैक में 24 आवर्स के अंदर अंदर ये दे दी जाती है और दूसरा इसका यूज़ आता है रीनल और अल्सर पेशेंट्स के अंदर जिनमें एनसिड्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं. नाउ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कोल्चिसिन. कोल्चिसिन सेल चोकिंग करवाती है. अब प्राइमरी टारगेट की बात करते हैं तो ये जाके बीटा टिब्यूलिन के साथ बाइंड करती है. बीटा टिब्यूलिन ने पोलीमराइज होना था माइक्रोटिब्यूल्स के अंदर. जब बीटा टिब्यूलिन बाइंड हुई है तो वो फ्री नहीं है तो वो माइक्रोटिब्यूल्स नहीं बना सकती. माइक्रोटिब्यूल्स का मेन काम क्या था? सेल मूवमेंट और इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट करवाना. अब जब माइक्रोटिब्यूल्स नहीं बनेंगे तो न्यूट्रोफिल्स इन्फ्लेम जॉइंट की तरफ माइग्रेट नहीं कर सकते हैं और इन्होंने तो जाके यूरेट क्रिस्टल्स को इनगल्फ करना था, उसकी फेगोसाइटोसिस करनी थी. तो जब ये उधर जाएंगे ही नहीं तो फेगोसाइटोसिस नहीं होगी जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी कैस्केड स्लो हो जाएगा और ल्यूकोट्राइन B4 की प्रोडक्शन कम हो जाएगी. नॉर्मली ल्यूकोट्राइन B4 का ये फंक्शन होता है कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूट्रोफिल कीमो अट्रैक्टेंट है और ये इस तरह से इन्फ्लेमेशन को मज़ीद इंक्रीज़ करता है. लेकिन जब ल्यूकोट्राइन B4 की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो इन्फ्लेमेशन भी कम होगी और इसके रिजल्ट में फ्री रेडिकल्स और इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स कम रिलीज़ होंगे. और इसका एक और इफेक्ट भी है विच इज़ माइटोटिक पॉइजन इफेक्ट. नॉर्मली क्या होता है? सेल डिवीजन में माइटोटिक स्पिंडल बनते हैं जिसके लिए माइक्रोटिब्यूल्स रिक्वायर होते हैं, लेकिन अब तो कोल्चिसिन की वजह से माइक्रोटिब्यूल्स बन ही नहीं रहे हैं जिसकी वजह से स्पिंडल फॉर्मेशन ब्लॉक हो जाएगी और इस तरह से कोल्चिसिन माइटोसिस को इनहिबिट कर देता है. दिस इज एंटी माइटोटिक इफेक्ट. अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, ये ड्रग यूरिक एसिड लेवल्स को रिड्यूस नहीं करेगा बल्कि गाउट में जो इन्फ्लेमेशन न्यूट्रोफिल्स की वजह से हो रही थी उसको सप्रेस करेगा. नाउ द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ कोल्चिसिन. अब इसमें आते हैं वेरी कॉमन जो मोर देन 10% पेशेंट्स में होते हैं. इसमें डोज लिमिटिंग होती है. इसका क्या मतलब है? साइड इफ़ेक्ट की वजह से दवा की मिकदार मज़ीद नहीं बढ़ाई जा सकती और ये साइड इफ़ेक्ट्स मेनली GI के रिलेटेड होते हैं विच आर नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन और इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन डायरिया होता है. देन आते हैं कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स. ये 1 to 10% पेशेंट्स में होते हैं. इसमें फर्दर 3 कैटेगरीज हैं, न्यूरोमस्कुलर, हेमेटोलॉजिक और मेटाबॉलिक. न्यूरोमस्कुलर में मायोपैथी होती है, मीन मसल वीकनेस, और मायल्जिया होता है, मीन मसल पेन. और हेमेटोलॉजिक में ल्यूकोसाइटोपेनिया होता है, मीन लो वाइट ब्लड सेल्स, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है, मीन लो प्लेटलेट्स. और मेटाबॉलिक में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. नेक्स्ट आर अनकॉमन साइड इफ़ेक्ट्स. ये 0.1 to 1% पेशेंट्स में होते हैं.
इनमें मेनली 2 ऑर्गन ज़्यादा अफेक्ट हो रहे होते हैं, एक लिवर और दूसरा किडनी। लिवर फंक्शन एबनॉर्मेलिटी हो जाती है और एक्यूट किडनी इंजरी होती है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। नाउ सम साइड इफ़ेक्ट्स आर रेयर बट दीज आर सिवियर और ये लेस देन 0.1% पेशेंट्स में होते हैं। दीज इंक्लूड मल्टी ऑर्गन फेलियर, बोन मैरो सेपरेशन जिसमें एप्लास्टिक एनीमिया होता है, मीन बोन मैरो फेलियर और पेनसाइटोपिनिया, जितने भी ब्लड सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं, और रेब्डोमायोलिसिस मीन मसल ब्रेकडाउन, हाइपोवोलेमिक शॉक होता है और अगर ओवरडोज हो जाए तो ये फेटल भी हो सकती हैं। नाउ लेट्स हैव अ क्विक समरी। कोल्चिसिन एक्यूट काउट में 24 आवर्स के अंदर ही देनी होती है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये ट्यूबुलिन को ब्लॉक कर देती है। इसकी मोस्ट कॉमन टॉक्सिसिटी डायरिया है। इसकी ओवरडोज की वजह से बोन मैरो सेपरेशन और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है।